बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज डेट इज 10th अगस्त एंड डे इज पीर यानी कि मंडे आपके पास, ठीक है। और जमात दहम जनरल साइंस सब्जेक्ट सबक नंबर 6 माहौल और कुदरती वसाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंसानी सरगर्मियों का आबो हवा में खलल, ठीक है, आलूदगी और हवाई आलूदगी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर आपने शक्ल नंबर 6.4 है, इसको भी आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इंसानी सरगर्मियों का आबो हवा में खलल, यहाँ से हम स्टडी करते हैं। पेज नंबर है ये आपके पास 94। इंसानी सरगर्मियों का आबो हवा में खलल। आबो हवा किसी खित्ते में तवील वक्त तक रहने वाली मौसमी कवायद की औस कैफियत का नाम है। किसी खित्ते की औस आबो हवा तकरीबन यकसा रहती है। ये गर्म और सर्द, खुश्क वगैरह हो सकती है। सनती इनकलाब के बाद आलमी आबो हवा में तब्दीली का रुझान देखा गया है जो बतदरीज बढ़ रहा है। कुदरत ने इस अमल का एहतमाम किया है कि किसी खित्ते का आबो हवा मुतय्यन करने वाले अवामिल किसी खित्ते की आबो हवा मुतय्यन करने वाले मामले में एक खास हद तक तवाज़ुन बरकरार रहेगा, मगर इंसानी सरगर्मियों ने गोवा आलमी आबो हवा के मुस्तकम निज़ाम में खलल डालने का ऐद कर लिया है। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ में बतदरीज और मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह गाड़ियों में मादनी ईंधन का दिन रात जलना है। खतरा है कि आने वाले सालों में फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तनासुब 2 गुना हो जाएगा और इससे आलमी दर्जा हरारत में इजाफा होगा और यूं ग्लेशियर और आइसबर्ग के पिघलने के इम्कानात पैदा होंगे। इंसानी सरगर्मियों के ज़रिए एक और ख़तरनाक गैस फ़िज़ा में शामिल की जा रही है, ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ये गैस जब फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन के सालमों और आबी बहरात से अमल करती है तो गंधक के तेज़ाब सल्फ्यूरिक एसिड के छोटे छोटे कतरे वजूद में आते हैं। बारिश के कतरे, ये कतरे ज़मीन पर तेज़ाबी बारिश का बायस बनते हैं। इसका इमारतों पर नुकसान हो रहा है और ज़मीन की तेज़ाबियत में इजाफा हो रहा है। इसकी ज़रखेज़ी इसकी वजह से ख़त्म हो रही है। इसके अलावा झीलों के पानी में pH की सतह बुलंद होती है तो वहाँ की आबी हयात के लिए जहर साबित होती है। बज़ाहिर इंसान एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बनाकर अपनी ज़िंदगी की सहूलियात में इजाफा कर रहा है, लेकिन इन मशीनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मकबात इस्तेमाल होते हैं। ये इन मशीनों से खारिज होकर फ़िज़ा में पहुँचते हैं तो ओज़ोन की हिफाज़ती तह को नुकसान पहुँचाते हैं। यही वजह है कि ओज़ोन की तह रोज़ बरोज़ पतली होती जा रही है और सूरज की नुकसानदाह बलाए मनफशी शुआओं को ज़मीन तक पहुँचने से रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती। इससे फसलों, पौधों और दरख्तों को नुकसान पहुँचता है और इस तरह ग़िज़ाई ज़ंजीर में खलल पड़ता है जो कि ज़मीन पर हर तरह की ज़िंदगी की बुनियाद है। आलूदगी किसे कहते हैं? माहौल के मेयार में नुकसानदा या नाखुशगवार तब्दीली को आलूदगी कहते हैं। आलूदगी हवा, पानी और ज़मीन में मुज़र सेहत और नाखुशगवार अशिया के इजाफे से भी हो सकती है। आलूदगी के 3 इक़साम हैं, लेकिन आज हम सिर्फ हवाई आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे। हवा अक्सर इतनी साफ़ नहीं रहती जितनी खुशगवार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। हवा में मुख्तलिफ़ गैसों की मिक़दार में इजाफे से माहौल का कुदरती तनासुब और तवाज़ुन बिगड़ रहा है। इस गड़बड़ की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों में जलने वाला मादनी ईंधन है। अलावा इससे दीगर मशीनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं भी फ़िज़ा में बाज़ गैसों के इजाफे का बायस बनता है। अब हवा में आमतौर पर दर्ज झेल आलूदगियाँ पाई जाती हैं। धुआं और मादनी ईंधन के जलने से पैदा होने वाली कालक, मादनी ईंधन के जलने से पैदा होने वाली गैस जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और शीशे के ज़रात, ठीक है। अब हवाई आलूदगी को कम करने के क्या तरीके हैं? हवाई आलूदगी की वजह से सर दर्द, आँखों में खारिज, फेफड़ों और एसाबे निज़ाम पर बुरा असर पड़ता है। ये परेशानी का बायस बनता है। इसको दर्ज झेल तरीक़ों पर अमल करके इस पर काबू पाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल के मादनी ईंधन इस्तेमाल से पहले तमाम मिलावटों से साफ़ होना चाहिए। ईंधनों में और ईंधन को मुकम्मल तौर पर जल जाना चाहिए ताकि धुआं, कालक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के इम्कानात कम हों।
फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इससे ये ना या तो गाड़ियों की तादाद में कमी होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त लगाने चाहिए। ठीक है क्लास, आपने ये आलूदगी वाला जो टॉपिक है पेज नंबर 95 पे आलूदगी की डेफिनेशन, हवाई आलूदगी, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात बहन, दिन है पीर का, तारीख है 10 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़े हैं होम इकनॉमिक्स। आज हम इससे पढ़ेंगे कि लिबास के इंतखाब मौसम और मौका महल के मुताबिक क्यों करना ज़रूरी है या कैसे किया जाता है। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में साल भर में 4 मौसम आते हैं, यानी गर्मी, सर्दी, बहार, बरसात। इसलिए लिबास हमेशा हमें जोग्राफियाई हालात यानी कि आपके मुल्क का जो भी मौसम है उसके मुताबिक पहनना चाहिए। मसलन गर्मियों का लिबास हल्का फुल्का, ढीला ढाला और हवादार होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें आप मोटा कपड़ा नहीं पहन सकते। उसके लिए सूती, लॉन, वाइल और लिनन के कपड़ों का इस्तेमाल गर्मियों के लिए अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि ये कपड़े नरम होते हैं, जाजिब, यानी कि आपका जो पसीना होता है उसको जज्ब कर लेने वाले, या कोई भी पानी आप पे गिरे तो उसको ये कपड़ा जज्ब कर लेता है। और सबसे बढ़कर कि ये बहुत आरामदेह होता है। सर्दियों में ठंडक की वजह से गर्म कपड़ों मसलन स्वेटर, शॉल, कोट, मोटी काटन, लीलन, जर्सी वगैरह का इस्तेमाल करना जरूरी है। सर्दियों में हम फिटिंग वाले लिबास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहार के मौसम में चूंकि दर्जा हरारत मुतदिल होता है, यानी कि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ऐसा मौसम होता है कि जिसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इस मौसम में आप रेशमी, सूती, जॉर्जेट, शिफॉन वगैरह के मलबूसात इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बरसात के मौसम में क्योंकि एक तो गर्मी बहुत होती है और ऊपर से पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो उस मौसम में आप लॉन, वाइल वगैरह का इस्तेमाल करें। इसलिए क्योंकि ये बदन को नमी को चिपचिपाने से रोकते हैं। इस मौसम में ज़्यादा फिटिंग वाले लिबास का इस्तेमाल मौजूद नहीं रहता। लिबास के लिए रंगों का इस्तेमाल मौसम के मुताबिक करना जरूरी है। गर्मियों में हर तरह के हल्के रंग ठंडक का एहसास दिलाते हैं। सर्दियों में हर तरह के गहरे और शोक रंग अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये गर्मी का एहसास दिलाते हैं। बहार के मौसम में खिलते हुए शोक रंग और डिजाइन बेहतर रहते हैं, जबकि बरसात के मौसम में हल्के और दरमियाने शोक रंग मुनासिब लगते हैं। इसलिए आप जब भी रंगों का मुताबिक लिबास खरीदेंगी और मौसम के मुताबिक पहनेंगी तो वो आपको ज़्यादा पहना हुआ अच्छा लगेगा। लिबास के लिए रंगों का इंतखाब मौका महल के मुताबिक करना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जो लिबास शादी ब्याह या दीगर तकरीबात पर अच्छा लगता है वो आप काम के मौके पर नहीं पहन सकते, क्योंकि वो नहायत नामुनासिब लगता है। शादी ब्याह, पार्टियों, ईद वगैरह पर रेशमी, भड़कीले और शौक रंग के लिबास का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जबकि फौजी वगैरह के मौके पर सफ़ेद, क्रीम, गहरे काले या मटियाले रंग के लिबास का इंतखाब मुनासिब रहता है। अगर आप इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना लिबास का इंतखाब करेंगे, मौसम को मद्देनजर रखते हुए, मौका महल को मद्देनजर रखते हुए आप अपने लिबास का इंतखाब करेंगे, तो वो ना सिर्फ आपकी शख्सियत पे अच्छा लगेगा, बल्कि देखने वाले को भी ये एहसास होगा कि इस बंदे को या इस बंदी को लिबास पहनने का तरीका है, उसे पता है कि कौन सा लिबास किस मौसम में और किस मौके पर पहना जाता है। आज का आपका टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल होता है बेटा, आपने इसी को याद करना है। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट मजमून के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा, जो काम आपको रेगुलर दिया जा रहा है उसको अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum student. Today the date is 10th August 2020 and the day is Monday. जमात है आप लोगों की दाहा, मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। कल हम लोगों ने आयत नंबर 17 जो कि सफ़ा नंबर 28 पर थी, ये हम लोगों ने हाफ़ की थी। आज हम नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के जो सफ़ा नंबर 29 है उसकी हाफ़ हम करेंगे। उसके साथ हम लोग इसकी तशरीह करेंगे, जो कि मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसी के मुताबिक इसकी तशरीह करेंगे। अब देखें जी, पहले वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग करें। अल-ताइबूना मीन वो तौबा करने वाले, आबिदूना इबादत करने वाले, हामिदूना अल्लाह की तारीफ़ करने वाले,
सायूना मीन अल्लाह की खातिर सफ़र करने वाले, अर्राकिऊना रुकू करने वाले यानी कि इबादत करने वाले, साजिदूना सजदा करने वाले, लामिरूना बिल मारूफ़ी यानी कि नेकी का हुक्म देने वाले, वलनाउना अनिल मुनकर और बदी से रोकने वाले, और हाफिज़ूना ली हदूदुल्लाही अल्लाह ताला की हदों यानी अहकाम का ख्याल रखने वाले, व बशरिल मोमिनीना इन मोमिनों को खुशखबरी सुना दे। यानी कौन कौन से ये जो ऊपर आप लोगों को मैंने बताए हैं, वो गाजी तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की तारीफ़ करने वाले, अल्लाह की खातिर सफ़र करने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बदी से रोकने वाले, और अल्लाह की हदों यानी अहकाम का ख्याल रखने वाले इन मोमिनों को खुशखबरी सुना दें। आप देखें जी इसकी तशरीह में फ़र्स्ट पॉइंट देखें, अल्लाह का जन्नत के बदले में जाने खरीदना। अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर ये बात वाज़िया की है कि तुम अपनी जान माल के मालिक नहीं हो, बल्कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले तुमसे ख़रीद लिए हैं। यूँ तुमने दिया कुछ भी नहीं, लिया ही लिया है, इस सौदे पर तुम खुशियाँ मनाओ। नेक्स्ट है आप लोगों का नफ़ा का सौदा। तुम्हारा ये सौदा बड़ी कामयाबी है, इस सौदे में तुमने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया ही पाया है, क्योंकि अल्लाह ताला के दिए हुए माल और जान को जन्नत के लिए फ़रोख्त किया है। यूँ तुमने दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया है, इस सौदे पर खुशियाँ मनाओ। लास्ट पॉइंट देखिए, मुजाहिदीन इस्लाम की सिफ़ात क्या है। मुजाहिदीन इस्लाम सिर्फ तलवार ही की धनी नहीं बल्कि अपनी अदना सी लफ्ज़िश पर तौबा करने वाले, इबादत गुज़ार, अल्लाह ताला की हर घड़ी हम्दो सना करने वाले, अल्लाह ताला की राह में सफ़र करने वाले, रुकू व सुजूद करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बदी से रोकने वाले, और तमाम अहकाम खुदाबंदी की पूरी पाबंदी करने वाले हैं। ये मुजाहिदीन अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के रंग में रंगे हुए हैं। इनके लिए जन्नत की बिशारत है, यानी कि जन्नत की खुशखबरी है। यानी कि जो मोमिनीन तौबा करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह ताला के लिए रुकू और सुजूद करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं, तो इनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दी है और उन्होंने दुनिया में पाया ही पाया है और कुछ खोया नहीं है। ठीक है क्लास, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तशरीह याद करनी है, आयात को प्रॉपर वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Class 10th Arts, subject is Mathematics, and the date is 10th of August and the day is Monday. Size segment 2 हमने स्टार्ट की थी, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और उसमें जितने भी पार्ट्स थे उनमें आपको 2 एक्सप्रेशन दिए हुए थे और 2 एक्सप्रेशन को लेके आपने बाय डिवीजन मेथड एचसीएफ को फाइंड आउट करना था। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 5 से ऑनवर्ड, उनमें आपके पास जो पार्ट नंबर 9 एंड 10 है दोनों, इनमें आपको मोर देन 2 एक्सप्रेशन दिए हैं। मीन्स कि आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हैं और कहा है कि आपने डिवीजन मेथड के थ्रू इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जब आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं तो उन तीनों में से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 उनमें से पिक करने होते हैं, उनकी पेयरिंग करके उनको डिवाइड करना होता है और उनकी डिवीजन जब कंप्लीट होती है, जो लास्ट डिवाइजर होता है उनका, उसको यूज़ करते हुए आप जो रिमेनिंग छोड़ते एक्सप्रेशन उसको कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं। सो इस तरह से आपकी डिवीजन होती है 3 एक्सप्रेशन से। अब आप जो पेयरिंग करेंगे, जो 2 टर्म्स आप लेंगे, जो 2 एक्सप्रेशन आप लेंगे फॉर द एचसीएफ, फर्स्ट जो आपका पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा कि आपने तीनों में से कंपेयर करना है। अगर तो पावर्स तीनों की सेम आ रही है तो आप इनके कोफिशिएंट्स को देखें, और अगर आपके पास 2 की पावर्स सेम आ रही है वेरिएबल्स की और थर्ड जो है वो या जो छोटा है या उनसे बड़ा है तो आप उसको सेपरेट रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन 9 में देखूँ तो मुझे फर्स्ट एक्सप्रेशन में और थर्ड एक्सप्रेशन में दोनों की वेरिएबल की पावर 4 मिल रही है। इट्स मीन दैट इन दोनों को पेयर करके सॉल्व करना मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों की पेयरिंग करती हूँ, इन दोनों को यूज़ करती हूँ एज अ डिवाइजर एंड डिविडेंड। अब इनमें से मुझे चेक करना है
उनके वेरिएबल्स भी सेम है, उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम है, उनके कोफिशिएंट्स भी सेम है और उनकी साइंस भी सेम है। इट्स मीन दैट आप इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो एज दिस मिलेगी टर्म्स 2x की पावर 4, यहाँ पे x की पावर क्यूब, और x की टर्म नहीं एग्जिस्ट करी तो आप इसको स्किप कर देंगे, जगह यहाँ पे 0 लिखते बेशक, और यहाँ पे x की टर्म है तो प्लस 4x और कांस्टेंट टर्म 2। अब आप क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर लें, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, तो ये बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इनको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2x की पावर 3, और ये x का स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, के साथ कुछ भी से नहीं हो रहा, माइनस है प्लस, यहाँ पे बनेगा माइनस 2x और यहाँ बनेगा माइनस 1। अब आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बना है वो ये बना। अब इनको कंपेयर करेंगे तो ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, ऑब्वियसली ये छोटी पावर है तो ये डिवाइजर के लिए यूज होगी, और अब जो डिवाइजर था आपका फर्स्ट स्टेप में वो बन जाएगा इस स्टेप में डिविडेंड, 2x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस 4x प्लस 2, और आप इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि आपके पास दोनों एक्सप्रेशंस की फर्स्ट टर्म जो है वो सेम हो जाए। आपके पास यहाँ पे 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एज ए डिवाइजर वर्कआउट करें, तो आप यहाँ पे इसके साथ x को मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि 2x पावर 4 फर्स्ट टर्म दोनों की सेम हो जाए, x क्यूब बन जाएगा, ये x का स्क्वायर और ये x। आप देखें यहाँ पे ये x है, हमने x से मल्टीप्लाई करवाया, अब इसको यहाँ पे लिखें जो सेम टर्म्स एक साथ, प्लस के साथ ये भी प्लस के साथ x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर नहीं है x का स्क्वायर तो आप इसको सेपरेट लिख लें, माइनस x का स्क्वायर और ये माइनस x। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, साइन चेंज, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस का होता है, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, माइनस गोज टू प्लस एंड माइनस गोज टू प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। इधर से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में पावर्स को लिखें, स्क्वायर बड़ी पावर है तो 2x का स्क्वायर पहले आ जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 1 किया तो प्लस 3x आ जाएगा और प्लस 2। अब करें कंपेयर इन दोनों को, तो अगेन इंटरचेंज करना होगा हमें, क्योंकि x स्क्वायर जो पावर है वो छोटी है एज कंपेयर टू x क्यूब, तो x स्क्वायर जो है वो आपका बन जाएगा डिवाइजर और x क्यूब की टर्म जो है वो बन जाएगी आपके पास डिविडेंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, दोनों के कोफिशिएंट्स तो सेम है लेकिन वेरिएबल में डिफरेंस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये बन चुका डिविडेंड। आप जस्ट इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे x के साथ ताकि x क्यूब बन जाए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइजर को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 2x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। तो आप इसको यहाँ पे 1 बाय 1 जो टर्म सेम है उनको इकट्ठा कर लें, 2x का क्यूब यहाँ पे प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब साइन चेंज कर लें, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 2x की आ जाएगा, यहाँ से माइनस 4x आ जाएगा और यहाँ से माइनस 1। अब इस स्टेप में देखा जाए तो आपके पास माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के अंदर जो चीज आपके पास कॉमन आ रही है, यहाँ पे ये माइनस 4x स्क्वायर आएगा, बिकॉज जब हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूल्स में सॉल्व किया तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 बनता है, 5x बनता है, और जब 5x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5x स्क्वायर बन चुका। 5x स्क्वायर में से जब हम लोग 1 स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4 बनेगा, लेकिन साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा, विच इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बनेगा। ये हमारे पास इस वजह से देखा जाए तो माइनस साइन हमने इग्नोर करना है,
जाएगा, रिमेनिंग सब टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसे करें कंपेयर अपने इस डिवाइजर के साथ, तो 4x स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर से बड़ा है, तो आप बेशक इसको इंटरचेंज कर लें, डिवाइजर और डिविडेंड। इंटरचेंज ना भी करें तभी कोई इशू नहीं है, आपके पास सोल्यूशन हो जाता है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ऐसे, और यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और साथ मेंशन कर दें इग्नोरिंग -1। तो कैसे आपके इन दोनों एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है वो सेम होती है ना, बाय 2 है और अंदर 4 है, तो आपको ऑब्वियसली 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइजर को 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बनेगा आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x का स्क्वायर लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें प्लस 10x प्लस 4, साइन चेंज करेंगे, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो बचेगा आपके पास -6x और यहाँ से -3। अब इधर भी माइनस के साथ 3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन होगा तो मजीद सिंपल टर्म हो जाएगी, 3 2 जार 6 और प्लस 3 1 जार 3 इग्नोरिंग -3। तो अब आपके पास जो नया डिवाइजर और डिविडेंड आएंगे वो 2x प्लस 1 बन जाएगा। डिविडेंड क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये आपके पास बन जाएगा डिवाइजर 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दोनों के कोफिशिएंट्स तो सेम है, वेरिएबल में चेंज आ रहा है, वेरिएबल यहाँ पे x है और वहाँ पे स्क्वायर है, तो आप जस्ट x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस x, 2x का स्क्वायर प्लस x। अब आप साइन चेंज करेंगे, प्लस गोज टू माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बनेगा 4x प्लस 2। अब आपने जब इसको करना है कैंसिल, तो आपके पास 2x प्लस 1 है, 4x कैसे बनेगा, जब आपको 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 4x बना प्लस 2 बना, तो 4x प्लस 2, साइन चेंज करेंगे, लोअर टर्म्स के प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, साइन चेंज करने के बाद कैंसिलेशन हो जाएगी। इस तरह से हमारे फर्स्ट जो हमने पेयर लिया था इन 3 एक्सप्रेशन में से HCF फाइंड आउट करने के लिए, उसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, और उसकी डिवीजन कंप्लीट होने में जो लास्ट हमारा डिवाइजर था वो है 2x प्लस 1। इस 2x प्लस 1 को हम यूज करेंगे एज अ डिवाइजर, ताकि हम जो थर्ड हमारा एक्सप्रेशन जो रिमेनिंग है 6x³ प्लस 5x² प्लस 5 प्लस x, उसको डिवाइड करने के लिए। तो अगर दोनों में फुल कैंसिलेशन हो जाती है, मेरे 0 आ जाता है इसी 2x माइनस 1 के साथ, तो इट्स मीन दैट यही 2x माइनस 1 हमारा 2x प्लस 1 सॉरी हमारा HCF होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इसको लेके हमने कर दिया डिवीजन। सो divisor is 2x plus 1 and dividend is the remaining expression of the question, which is 6x³ plus 5x² plus x। अब आपने किस चीज से मल्टीप्लाई करना है कि ये 6x³ बन जाए 2x plus 1 को। 2x आपके पास है, 2 का मल्टीपल 6 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6x प्लस आपको x³ चाहिए तो आप x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x² इंटू x बनता है x का क्यूब और प्लस 3x का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 6x³ प्लस 3x का स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, और यहाँ पे आपने लिखना है 3x का स्क्वायर, बिकॉज आपने इससे मल्टीप्लिकेशन की, ये हमारा क्वेश्चन है। ये कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ से 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस x। अब आपके पास अगेन आपको 2x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 2x का स्क्वायर बन जाए जस्ट x के साथ, तो 2x इंटू x 2x का स्क्वायर प्लस x बन जाता है x। इस तरह से आपकी डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। साइन चेंज करेंगे, प्लस गोज टू माइनस, प्लस गोज टू माइनस, कटिंग हो जाएगी,
of this question. So HCF is 2x plus 1. जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, उन तीनों को भी आपने इसी पैटर्न के थ्रू सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल के फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, उन तीनों में से 2 की पेयरिंग करनी है, उन पेयर को लेके आपने डिवीजन करनी है। डिवीजन जब उनकी कंप्लीट हो जाए उस लास्ट वैल्यू को वहाँ से पिक करना है और थर्ड जो रिमेनिंग आपने रखा हुआ था उसकी डिवीजन कंप्लीट करनी है। इस तरह से जो डिवाइजर दोनों में कॉमन होगा और लास्ट होगा वही आपका एचसीएफ होगा। साइज स्टेटमेंट जो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ किया इस एक्सरसाइज के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 3.4 के अंदर हम लोग पोलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे।